नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चैनल पर सीरीज चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम UPSSC, UPPSC में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज है। तो मैं इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी देख लें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जलवायु एवं मृदा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो सही आंसर देख लेते हैं। पहले सही आंसर है काली कपास की मिट्टी। क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ठीक है, काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। काली में भी 2 प्रकार की मिट्टी हो गई, काबर मिट्टी और मार मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में जो काली मिट्टी है, इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है काली मिट्टी में। क्लियर? और इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अधिक है। तो काली मिट्टी में हमने क्या देखा, 2 प्रकार की, इसमें भी 2 प्रमुख वर्ग हैं, काबर और मार। और इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है और बहुत अधिक उत्पादन क्षमता भी होती है। इसके अलावा बात करते हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी को भी 2 समूहों में विभक्त किया जा सकता है, जो कि है राकर और इसके अलावा है यरुआ। तो लाल मिट्टी के भी 2 वर्ग हैं, राकर और यरुआ। तो क्या है कि इस मिट्टी में जो लाल मिट्टी है, इसमें जल धारण करने की क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों ही कम है, जबकि काली मिट्टी में क्या था कि जल धारण क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों बहुत अधिक थी और लाल मिट्टी में दोनों बहुत कम रहती हैं। तो इसलिए इस मिट्टी में क्या होता है कि भू कटाव बहुत अधिक होता है। तो लाल मिट्टी में क्या होता है, भू कटाव बहुत अधिक होता है। क्लियर? और ये दोनों तरह की मिट्टी पाई कहाँ जाती हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सही आंसर है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी है वो है काली कपास की मिट्टी। और बुंदेलखंड क्षेत्र में दूसरी मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में क्या है कि जल धारण क्षमता, उत्पादन क्षमता कम है और इसलिए इसमें भूकटाव अधिक होता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सही आंसर है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में पाई जाती है कंकरीली और पथरीली मिट्टी। क्लियर? जो भावर क्षेत्र है उसमें पाई जाती है कंकरीली और पथरीली मिट्टी। भावर कह दें इसको या फिर भाबर भी बोल देते हैं, भाबर। क्लियर? नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। लाल मिट्टी का आपको पता चल गया है कि क्या है। लाल मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, उत्पादन क्षमता कम होती है। पाई कहाँ जाती है लाल मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी प्रयागराज में, दक्षिणी प्रयागराज, झांसी के साथ और कहाँ पाई जाती है, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में। तो सही आंसर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा, मिर्ज़ापुर और झांसी, जहाँ पर यूपी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अब लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, जो बालुका में लाल विंध्य चट्टान है ना, उनके टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। और इस मिट्टी में क्या है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चूना जैव तत्वों की कमी पाई जाती है और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। जब नाइट्रोजन कम है, फॉस्फोरस कम है, चूना कम है, जैव तत्व कम है, तो इसी वजह से इसमें उत्पादन क्षमता भी कम है और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है किसमें, लाल मिट्टी में। और ये होती कहाँ है यूपी में, दक्षिणी प्रयागराज में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में और चंदौली में। तो सही आंसर है मिर्ज़ापुर और झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, सही आंसर हो जाएगा आगरा और अलीगढ़ में। लवण प्रभावित मृदाएं, जो उत्तर प्रदेश का बांगर मृदा वाला क्षेत्र है, उसमें भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग के कारण 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। और वो जो ऊसर भूमि है वो कहाँ कहाँ है, अलीगढ़ में है, मैनपुरी में, कानपुर,
उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद। सो सही आंसर है यहाँ पर आगरा एवं अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। यूपी में अगर इन चारों ऑप्शंस में देखा जाए तो, या यूपी में ही बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा यूपी में कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। इतनी वर्षा यूपी में गोरखपुर में होती है। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर यूपी राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे कि मिट्टी के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव के संसाधन, इन सभी के आधार पर जो यूपी है उसको 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांट दिया गया है। और उन्हीं जो 9 जलवायु कृषि प्रदेश हैं उन्हें, या क्षेत्र है, उन्हें कहा जाता है शस्य जलवायु क्षेत्र, जिनकी संख्या कितनी है? 9। कौन कौन सी हैं? भाबर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। तो ये सारे ही क्या कहलाते हैं? शस्य जलवायु क्षेत्र कहलाते हैं। और कितने हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो वो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है जौनपुर में। कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। या फिर इसके अलावा यूपी में कहाँ मिलेगी? आजमगढ़ में भी ऐसी मिट्टी मिलती है जहाँ मुख्य रूप से पोटाश की कमी है। इसके अलावा मऊ में भी आपको ऐसी ही मिट्टी मिलेगी। क्लियर है? तो जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ, जहाँ पर मुख्यतः पोटाश की कमी पाई जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ और देख लेंगे, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन या वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। तो मृदा क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थ की परत है ना, जो, और वो परत कैसे आई है? वो आई है चट्टानों के विखंडन से या वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम थोड़ा भौतिक विन्यास भी देख लेते हैं। आज हमने 2 टॉपिक एक साथ कवर किए हैं। भौतिक विन्यास में सबसे पहले देखते हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो पहले तो ये बात भी देख लेते हैं, हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र है क्या, या बुंदेलखंड क्या है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या तो है 7। कितनी है? 7 है। कौन कौन से जनपद हैं? चित्रकूट है, चित्रकूट, बांदा, इसके अलावा महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। तो ये इन 7 जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का भूभाग क्या कहलाता है? बुंदेलखंड कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन से हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर के अलावा है जालौन, के अलावा झांसी और फिर ललितपुर। तो ये 7 क्षेत्र हैं, इनको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। और बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है जिसका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति, ये था इसका प्राचीन नाम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये भी बिल्कुल सही है। और संत रविदास नगर कहो या फिर भदोही, ठीक है,
भदोही में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर भदोही होता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन संत रविदास नगर दिया हुआ है, रविदास नगर भदोही भी कह सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये भी सही होना चाहिए। लेकिन अगर भदोही है तो वो स्पेशली क्या रहता है कि न्यूनतम वन आच्छादित वाला क्षेत्रफल है, तो ये वाले ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यूपी के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो यूपी के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में बहुत प्रतिष्ठित था। एक मान्यता ये भी है कि कान्यकुब्ज, कौन से? कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण थे वो यहीं के रहने वाले थे, और जो सम्राट हर्षवर्धन थे उनके शासनकाल में कन्नौज बहुत ज़्यादा चरम पर था। तो वर्तमान काल में यह जो कन्नौज है ये इत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कन्नौज के इत्र को जीआई टैग भी मिला हुआ है, और यहाँ मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी भाषा बोली जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्व का ग्रास, तो सही आंसर होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो चंदौली, औरैया, महोबा या एटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा महोबा। मैं इससे पहले बता भी चुकी हूँ कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बुंदेलखंड है क्या? बुंदेलखंड भारत का उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में टॉन्स नदी और पश्चिम में बेतवा नदी है। क्या? मैं फिर से मैप बना देती हूँ, देखिएगा। उत्तर में यमुना नदी, यहाँ पर यमुना नदी है, फिर दक्षिण में विंध्य पर्वत है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है। और इसके साथ ही पूर्व में टॉन्स नदी, पूर्व में है टॉन्स नदी, और पश्चिम में है बेतवा नदी। तो ये एक क्षेत्र है जिसको बुंदेलखंड कहा जाता है। अब इसमें शामिल कौन कौन से ज़िले हैं? शामिल है इसमें झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। तो ये कितने हो गए? ये हो गए टोटल 7 जिले या 7 क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, और कंचनजंगा सिक्किम में है। तो नंगा पर्वत हो गया जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। ये है हिमालय की चोटियाँ। नंगा पर्वत भी हिमालय की चोटी है, नंदा देवी भी, कंचनजंगा भी। तो नंगा पर्वत मैं बता चुकी हूँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? तो वो है अलीगढ़। अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया। तो टोटल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र हैं कितने? 8। और वो 8 कौन कौन से हैं? एक तो दिल्ली, और यूपी के जो 8 ज़िले हैं, दिल्ली के अलावा जो यूपी के 8 ज़िले हैं उसमें गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में केवल फरीदाबाद है, और उसके साथ हरियाणा में ही गुड़गांव है, मेवात है, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी और झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल। और राजस्थान के 2 हैं, भरतपुर और अलवर। क्लियर? लेकिन हमें यूपी का देखने हैं, तो यूपी के कौन कौन से हैं? यूपी में है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र आता है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, जो कि सर्वाधिक। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। फिर उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जनपद हैं, और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जनपद। लगभग कुल मिलाकर 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के में जो फैला हुआ क्षेत्रफल है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो वो है बलिया। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित कौन सा जिला है? यूपी का बलिया है। और उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि जो मैं इससे पहले वाली वीडियोस में भी क्लियर करा चुकी हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये आंसर आप सभी अपने आप भी लगा सकते हैं। तो वो आंसर कौन सा है? नेपाल। केवल एक नेपाल ऐसा देश है जो यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के कौन सा जिला इन राज्यों के अन्य राज्यों से इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी कभी भी अन्य राज्य किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो है हरदोई। कौन सा है? हरदोई एक ऐसा जिला है जो किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हरदोई, जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद है, उत्तर में लखीमपुर खीरी है, शाहजहांपुर है, दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ है। यानी कि सारे जो इस किससे घिरा हुआ है? ये यूपी के ही जिलों से घिरा हुआ है, ना किसी अन्य राज्य से घिरा हुआ है, ना किसी अन्य देश से घिरा हुआ है। कौन सा है? हरदोई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती? तो वो है अलीगढ़। अलीगढ़ एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। क्लियर है। तो बाकी कौन कौन से हैं जिसकी लगती है? मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये सारे क्या हैं जिनकी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। इन निम्न में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो इनमें शामिल नहीं है उड़ीसा। उड़ीसा से यूपी की जो सीमा है वो नहीं लगती, उत्तराखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, झारखंड से भी लगती है। ठीक है। और कौन कौन से हैं? टोटल हैं, उत्तराखंड से लग जाएगी, यूके के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, दिल्ली के साथ भी लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, राजस्थान के साथ भी लगती है, इसके साथ मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है, छत्तीसगढ़ के साथ, बिहार के साथ और झारखंड के साथ। क्लियर है। तो ये अब आई होप अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।